नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज डिस्कस करने वाले सोइल इरोजन के बारे में कि मृदा क्षरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार है और कहां से एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो चर्चा करते हैं अपन मृदा क्षरण के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि सर मृदा क्षरण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक तो इसे इंग्लिश में सोइल इरोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सर मृदा क्षरण क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा है, किसके मिट्टी के कणों का, किसके मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना, किसका मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना, उसे बोलते मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। ये परिभाषा आप याद कर लेना कि मिट्टी के कणों का, किसका मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना, उसे कहा जाता है मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। इसके अलावा इसके और नाम भी है, इसके अन्य नाम भी है जिनसे इसे पुकारा जाता है। आप इसे मृदा अपरदन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मृदा अपरदन भी से आप कह सकते हो। इसके अलावा आप मृदा परिवहन क्या बोल सकते हो? मृदा परिवहन आप इसे बोल सकते हो। और इसके अलावा आप इसे मृदा कटाव भी कह सकते हो। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा जी। अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। तो अपन ने जब परिभाषा पढ़ी तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि किसके मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना, उसे बोलते हैं मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। इसके तीन नाम आपको और याद करने हैं। इसे मृदा अपरदन भी कहा जाता है, इसे मृदा परिवहन भी कहा जाता है और इसे मृदा कटाव भी कहा जाता है। फिर अपन आगे बात करते इसके प्रकार के, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, मृदा क्षरण के प्रकार। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सुपरवाइजर में भी, जेट में भी और सीयूटी में भी। अगर आप 12th वाले हो तो आप शायद मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो सकते हो। एक सवाल आता है मृदा क्षरण के प्रकार का, किसका? मृदा क्षरण के प्रकार का। तो मृदा क्षरण के दो प्रकार है, एक तो प्राकृतिक और एक कौन सा? त्वरित। कितने प्रकार है? एक तो प्राकृतिक और एक कौन सा है? त्वरित। ठीक है, किसकी बात की? मृदा क्षरण के प्रकार की। कितने प्रकार है? दो। एक कौन सा? प्राकृतिक, दूसरा त्वरित। अगर किसी प्राकृतिक घटक के द्वारा, अगर प्रकृति के कारण मृदा का अपरदन होता है तो वो किस में आता है? वो आता है प्राकृतिक में। और अगर पशुओं के द्वारा या मानव की लापरवाही से अगर मृदा का अपरदन होता है तो वो किस में आता है? वो आता है त्वरित में। अपन ने बात की, अपन ने किसकी बात की? अपन ने बात की मृदा क्षरण के प्रकार कितने हैं? दो। पहला प्राकृतिक, दूसरा त्वरित। सर ये बात बिल्कुल जी, ये बात है। अब सर हमें ये बताओ कि प्राकृतिक क्षरण क्या होता है। अगर बेटा जी प्रकृति के कारण अगर मृदा का अपरदन होता है तो आप उसको किस में गिनोगे? प्राकृतिक क्षरण में। किसमें? प्राकृतिक क्षरण के अंदर। और अगर किसी पशुओं के द्वारा या मानव की लापरवाही के कारण मृदा का अपरदन होता है तो आप उसको किसमें गिनोगे? उससे गिनोगे त्वरित। किसमें? त्वरित क्षरण के अंदर। किसमें? त्वरित क्षरण के अंदर। फिर आगे जो सबसे ज्यादा सवाल कंफ्यूज करता है और जहां से अक्सर सवाल आपको देखने को मिला होगा, मृदा क्षरण की शक्तियां। किसकी? मृदा क्षरण की शक्तियां। देखो प्रकार का मतलब तो यह है कि कौन सा क्षरण किसके द्वारा हो रहा है। अब उसके बाद में है शक्तियां। क्या है? शक्तियां मतलब वो कौन सी शक्ति, वो कौन सी पावर लगती है जिसके कारण मिट्टी का कण एक स्थान से अन्य स्थान पर जाता है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से आप याद कर लेना। मृदा क्षरण की शक्तियां किसकी? मृदा क्षरण की शक्तियां कितनी है? जल और वायु। कितनी शक्ति है? दो। मृदा क्षरण की भी कितने प्रकार है? दो। कौन सा? प्राकृतिक और त्वरित। और मृदा क्षरण की शक्तियां, शक्ति का मतलब है किसके द्वारा मिट्टी का कण अपना स्थान छोड़ता है, उसमें इससे कौन सी पावर लगती है जिसके कारण वो नए स्थान पर चला जाता है या अपना मूल स्थान छोड़ देता है। तो मृदा क्षरण की दो शक्ति है, एक तो कौन सा? जल। कौन सा है? जल। और एक कौन सा? वायु। अब सुनना, अगर जल के द्वारा, किसके द्वारा? अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे बोलते जलीय क्षरण। क्या बोलते हैं? जलीय क्षरण। ये आप याद कर लेना। अगर, क्या बोला मैंने? अगर जल के द्वारा, किसके द्वारा? अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्या बोलते? जलीय क्षरण। और अगर वायु के द्वारा, किसके द्वारा? अगर वायु के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है तो उसे क्या बोलते? वायवीय क्षरण।
अपने बात की मृदा शरण की शक्तियों की कितनी शक्तियां हैं? दो। पहली कौन सी? जल, दूसरी वायु। अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे बोलते जलीय शरण, और अगर हवा या वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे बोलते वायवीय शरण। अब सुनो, जब और रिसर्च किया और स्टडी की तो जलीय शरण और वायवीय शरण इनको भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर इरोजन की, जलीय शरण के प्रकारों। किसके? जलीय शरण के प्रकार की या वाटर इरोजन के प्रकार की। जो सबसे पहला प्रकार वो कौन सा? बौछार। कौन सा है? बौछार। और ये जलीय शरण की पहली अवस्था कौन सी? पहली अवस्था है। अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जलीय शरण। और जलीय शरण की पहली अवस्था कौन सी है? वो है बौछार। कौन सी है? बौछार शरण। सर इसमें क्या होता है? जब बहुत हल्की बरसात होती है और फुहारों के रूप में जब बरसात होती है ना, तो उन पानी की बूंदों के कारण कण उछलते हैं, कण अपने स्थान से उछलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बौछार शरण। क्या बोलते हैं? बौछार शरण। जब बहुत हल्की बरसात होती है, जब बौछार सी बरसात होती है ना, तो उन जल की बूंदों के कारण कण अपने स्थान से उछलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बौछार शरण। और आपसे कहे कि जलीय शरण की पहली अवस्था कौन सी है? वो है बौछार शरण। उसके बाद में परत, जलीय शरण की जो सेकेंड अवस्था है वो कौन सी है? वो परत शरण। जलीय शरण की दूसरी अवस्था कौन सी है? परत शरण, जिसे सीट इरोजन भी कहा जाता है। और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है। कौन सी? परत शरण। क्या है? आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक। सर क्यों? इधर सुनना, अपने बात की कि जलीय शरण की दूसरी अवस्था कौन सी है? वो है परत शरण, जिसे सीट इरोजन कहा जाता है। और एक सवाल मैंने आपको यह बताया कि यह आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है। क्यों? परत शरण में क्या होता है कि जब बरसात थोड़ी सी तेज होती है ना, तो थोड़ी सी तेज बरसात के कारण जो पानी है ना बरसात का, वो मिट्टी की ऊपरी परत में बहने लगता है। और जब पानी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में बहता है तो अपने साथ जीवांश पदार्थों को बहा के ले जाता है। परत शरण में होता क्या है? परत शरण में यह होता है कि जब बरसात थोड़ी सी तेज आ जाती है ना, तो पानी एक हल्की परत के रूप में ऊपर वाली परत में बहने लगता है और अपने साथ जो उपयोगी जीवांश पदार्थ पौधों के लिए उनको भी बहाकर ले जाता है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रकार कौन सा? रिले शरण। तो मृदा में जो जलीय शरण है उसकी तीसरी अवस्था कौन सी है? वो है रिले शरण। कौन सी? रिले शरण। सर इसमें क्या होता है? इसमें खेत में अंगुली नुमा, कैसे? अंगुली नुमा आकृति बन जाती है। कैसे? अंगुली नुमा। याद कर लेना, जलीय शरण की तीसरी अवस्था कौन सी है? वो है रील शरण। इसमें होता क्या है? इसमें जल के बहाव के कारण खेत में कैसे अंगुली नुमा आकृतियां बन जाती है, जिनको अपन कृषि कार्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं। किनके द्वारा? कृषि कार्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में रील का बढ़ता हुआ रूप, किसका? रील का बढ़ता हुआ रूप कौन सा है? वो है अवनालिका। कौन है? अवनालिका। याद कर लेना कि रील का बढ़ता हुआ रूप या जलीय शरण की चौथी अवस्था कौन सी है? वो अवनालिका। और इसे क्या बोलते हैं? इसे गली इरोजन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गली इरोजन भी कहा जाता है। अब सर हमें यह बताइए इस शरण में होता क्या है? अवनालिका के अंदर खेत में गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिनको सामान्य कृषि क्रिया द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अवनालिका की बात की, इसे गली इरोजन कहा जाता है। और रील की बढ़ती अवस्था, किसकी? रील की बढ़ती हुई अवस्था है। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। ठीक है सर, इसमें होता क्या है? अवनालिका शरण के अंदर खेत में गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिनको कृषि क्रिया द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। और यह शरण राजस्थान में ज्यादा कहां होता है? चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास। कहां होता है? चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास। एक बार वापस अपन डिस्कस करते हैं। अपन ने पढ़ा मृदा शरण की शक्तियां कितनी है? दो, जल और वायु, अर्थात इनके द्वारा मिट्टी अपना स्थान चेंज करती है। इसमें अपन ने पहला कौन सा पढ़ा? जलीय शरण। अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्या बोलते? जलीय शरण। फिर जलीय शरण को भी कुछ प्रकारों में बांट रखा है।
पहला प्रकार कौन सा, बोछार। तो जलीय शरण की पहली अवस्था कौन सी, बोछार शरण। इसमें क्या होता है, हल्की बोछार या हल्की फुहारों के कारण कण अपने स्थान से उछले जाते हैं। उसके बाद में इसकी दूसरी, किसकी, जलीय शरण की दूसरी अवस्था कौन सी है, परत शरण, जिसे सीट इरोजन भी कहा जाता है। इसमें होता है कि शरण के अंदर पानी की एक हल्की परत मिट्टी की ऊपरी परत पर बहती है। मतलब जो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है ना, वहां पे थोड़ी तेज बरसात के कारण एक पानी की हल्की सी परत बहती है और वो हल्की सी परत अपने साथ जीवाश्म पदार्थों को भी बहा के ले जाती है, जो बहुत नुकसानदायक है पौधों के लिए, और इसके कारण किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रकार कौन सा, रिले शरण। यह जलीय शरण की तीसरी अवस्था है और इसमें क्या होता है, खेत में अंगुली नुमा आकृतियां बन जाती हैं जिनको कृषि कार्य के द्वारा सुधारा जा सकता है। उसके बाद में रील का बढ़ता हुआ रूप या जलीय शरण की चौथी अवस्था कौन सी है, वो अवनालिका है, जिसे गली इरोजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर खेत में बहुत बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जिनको कृषि क्रिया द्वारा सुधारा नहीं जा सकता और इसे विनाशकारी अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अवनालिको विनाशकारी। किसको, अवनालिका को विनाशकारी अवस्था भी कहा जाता है। और यह शरण राजस्थान में सबसे ज्यादा चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास होता है। उसके बाद में आगे जो 2 नंबर की शक्ति थी, वायु, उसकी बात करते हैं। अगर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वायवीय शरण। क्या बोलते हैं, वायवीय शरण। अगर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो बेटा जी उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं वायवीय शरण। और इसके कितने प्रकार, इसके 3। कितने प्रकार, इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, इसके 3 प्रकार है, जिसमें से पहला प्रकार कौन सा है, निलंबन, जिसे सस्पेंशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबन। अब सर निलंबन क्या होता है कि ऐसे कण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे भी कम होता है। निलंबन वायु शरण क्या होता है, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे भी कम होता है, वे लगातार हवा के अंदर उड़ते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निलंबन शरण। और ये कुल वायु शरण का, ये कुल वायु शरण का कितना परसेंट होता है, 3 से 4। कितना परसेंट, 3 से 4%। अपन ने बात की वायु शरण के पहले प्रकार की, क्या नाम है, निलंबन, सस्पेंशन इसे कहा जाता है। ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 mm इससे भी कम होता है, वे कण लगातार हवा में उड़ते रहते हैं और हजारों किलोमीटर तक चले जाते हैं। और ये कुल वायु शरण का 3 से 4% होता है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, उच्छलन। कौन सा है, उच्छलन। कौन सा है, उच्छलन। इसमें क्या होता है, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 mm से लेकर 0.5 mm होता है, वे कण लगातार उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, उच्छलन। कौन सा है, उच्छलन। सर ये शरण क्या होता है, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास, जिनका आकार 0.1 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है, वे कण लगातार उछलकर मतलब उछलते उछलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये कुल वायु शरण का 50 से 75% होता है। कितना, कुल वायु शरण का 50 से 75%, जो सबसे ज्यादा है। क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद में अगला कौन सा है, तीसरा प्रकार सतह सर्पण। कौन सा, सतह सर्पण। इसमें क्या होता है, ऐसे कण जिनका व्यास 0.5 mm से ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने, सतह सर्पण क्या होता है, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से ज्यादा होता है, वे कण लगातार मिट्टी पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्या कहा, सतह सर्पण में क्या पढ़ा कि ऐसे कण जिनका व्यास 0.5 mm से ज्यादा होता है, वे मृदा की सतह पर रेंग कर क्या करके, रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सतह सर्पण। और ये कुल वायु शरण का लगभग 5 से 25% होता है। कितना होता है, 5 से 25% होता है। एक बार अपन वापस डिस्कस करते हैं। अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा मृदा शरण, मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना, उससे क्या बोलते हैं, मृदा शरण। इसके अन्य क्या नाम है, मृदा अपर्दन, मृदा परिवहन, मृदा कटाव। उसके बाद में इसके कितने प्रकार है, 2 प्रकार, प्राकृतिक, त्वरित। ढंग से याद करना, कितने प्रकार है, 2, प्राकृतिक और त्वरित। प्रकृति का योगदान प्राकृतिक, मानव या पशुओं का योगदान त्वरित। ठीक है।
शक्ति कितनी है? 2। जल और वायु, मतलब जिनके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वो कौन सी पावर लगती है? 2 पावर है, जल और वायु। जल के द्वारा मिट्टी का कटाव हो तो जलीय शरण, और अगर वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव हो तो वायवीय शरण। उसके बाद इनको भी अलग अलग प्रकारों में बांट रखा है। जैसे पहला कौन सा? जलीय शरण। इसका पहला प्रकार बौछार, जो इसकी पहली अवस्था है। उसके बाद में परत शरण, जो इसकी दूसरी अवस्था है, और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है। उसके बाद में रील तीसरी अवस्था है। इसमें खेत में कैसे अंगुलीनुमा आकृति बनती है, कृषि कार्य से सुधार सकते हैं। उसके बाद में अवनालिका, जिसे गली इरोजन कहा जाता है, ये रील का बढ़ता हुआ रूप है। कैसा? रील का बढ़ता हुआ रूप है, इसे गली इरोजन भी कहते हैं। और राजस्थान में चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास होता है, और इसे विनाशकारी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि खेत में बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। उसके बाद में अगली शक्ति कौन सी? वायु। बोले तो वायवीय शरण। प्रकार कितने? इसमें 3। पहला कौन सा? निलंबन। कणों का आकार 0.1 mm से कम हो, वे लगातार हवा में उड़ते रहते हैं। उसके बाद में कौन सा? उछलन। 0.1 mm से लेकर 0.5 mm वाले कण उछलकर अपना स्थान चेंज करते हैं, और ये कुल वायुसेना का 50 से 75% होता है, जो सबसे ज्यादा है। और एक सवाल और याद करना, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा शरण होता है? वायु शरण। कौन सा? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा शरण होता है? वायु शरण। उसके बाद था सतह सर्पण। कणों का आकार 0.5 mm से ज्यादा होता है, वे लगातार रेंगकर स्थान चेंज करते रहते हैं, और ये कुल वायुसेना का 5 से 25% होता है। यह था अपना आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।